Good evening, good evening, good evening, good evening. Very good evening. Good evening, good evening, good evening. राधे राधे। आज का लेक्चर डायनेमिक्स में रहेगा गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। आज पढ़ने वाले हैं गति के नियम। लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। ये भी चल रहा है सेकंड ग्रेड वाला। जो सेकंड ग्रेड में जो डायनेमिक्स है वो चल रही है। सेकंड ग्रेड के जो टॉपिक है, डायनेमिक्स दो पार्ट में है। एक तो है जो फर्स्ट ग्रेड के लिए है, फर्स्ट ग्रेड वाली डायनेमिक्स अलग है। एक है सेकंड ग्रेड वाली डायनेमिक्स, वो अलग है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सेकंड ग्रेड तक की है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सेकंड ग्रेड की है। हाँ, पूरा 12th में जो आती थी पहले पुरानी वाली वो है ये। 12th में पहले डायनेमिक स्टैटिक्स जो आया करती 12th तक की, वो सेकंड ग्रेड में है। तो वहीं तक का चल रहा है अभी। हाँ, एमपी सब जगह ही है। स्टेट्स तो अब लगभग हर जगह ही है, जहाँ पे भी सिलेबस है वहाँ है। लेकिन स्टेट्स के दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। एक फर्स्ट पार्ट है जो सिर्फ सीनियर सेकेंडरी तक की है, गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान। एक वो जो 12वीं तक का है। अब इसे 12वीं तक का कहना अजीब है। बस आप टॉपिकों में बांट लीजिए, ये टॉपिक जो भी पढ़ रहे हैं, एक ये वाले टॉपिक है, एक इससे आगे वाले टॉपिक है, जिनमें बल प्रभावी हो जाएगा। बल को ऊपर हम ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे इनके ऊपर। गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ, क्योंकि गति को सबसे पहले न्यूटन ने ही डिस्क्राइब किया था। न्यूटन ने ही समझाया था कि गति होती क्यों है, गति होती क्यों है, और गति किन नियमों, कोई भी चीज की अगर गति हो रही है, कोई वस्तु चल रही है, तो किन नियमों की पालना कर रहे हैं। मोशन, लॉ ऑफ मोशन का मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई भी वस्तु, चाहे आप चल रहे हो, चाहे कोई कार चल रही हो, चाहे कोई किसी चीज को आप लुढ़का रहे हो, कुछ भी चल रहा हो, तो उसके रूल्स क्या होंगे, वो किन रूलों को फॉलो करेगी, किन नियमों को फॉलो करते हैं। तो लॉ ऑफ मोशंस का मतलब है नियम जो उस पर लागू होते हैं। नियम, जैसे आप इंसान है, तो हम इंसानों पे नियम लागू होता है कि हमें खाना खाना पड़ता है, ये नियम लागू होता है। अगर कोई इंसान है तो उसे खाना खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, सांस लेनी पड़ेगी, सोना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें, अगर हमें एज इंसान है तो हम पे ये लागू होंगे ही होंगे, ये हम पे लागू होंगे ही होंगे, है ना। तो वही चीज हम बात कर रहे हैं मोशन के ऊपर, कि अगर कोई चीज गतिशील है तो उस पर कौन से ऐसे नियम है जो, चाहे कोई भी चीज गति हो, चाहे कोई भी चीज गति करे, उस पर वो चीज काम करेगी करेगी। जैसे इंसान पे, जैसे मैंने कहा कि इंसान अगर है तो पानी पीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, है ना, सोना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हैं इंसान होने के लिए जरूरी है। अगर ऐसा वो नहीं करता तो इंसान जीवित नहीं रह सकता, तो वो इंसान रह ही नहीं पाएगा। तो वो अनिवार्यता है, वो अनिवार्यता है। तो वैसे ही अनिवार्यता, ऐसे कौन से नियम है जो किसी भी गति पे हम बस इतना कैसे, गति हो रही है मतलब इन नियमों की पालना हो रही है। क्रिकेट हो रहा है, इन नियमों की पालना हो रही है। फुटबॉल हो रहा है, इन नियमों की पालना हो रही है। मतलब उन नियमों के बिना वो चीज हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। उन नियमों को लॉ ऑफ मोशंस कहा जाता है। तो पहले समझ लो, कई बार लॉ ऑफ मोशन में लोग कहते हैं ये समीकरण वो समीकरण, ये कोई समीकरण नहीं है,
ये समीकरण नहीं है, ये नियम है। जैसे क्रिकेट अगर हो रहा है तो क्रिकेट के नियम होंगे, भाई 2 टीमें होंगी, 2 टीमों में 11-11 खिलाड़ी खेलेंगे, टॉस होगा, एक टीम जो टॉस जीतेगी वो तय करेगी कि बैटिंग करनी है कि बॉलिंग करनी है, फिर एक टीम रन बनाएगी, फिर दूसरी टीम को उसके बराबर या उससे उससे ज़्यादा रन बनाने होंगे। अगर वो सफल हो गई तो वो जीती मानी जाएगी, वरना वो हार जाएगी। तो रूल्स तो है ना, गेम चाहे क्रिकेट का इस स्टेडियम में हो रहा हो, चाहे उस स्टेडियम में हो रहा हो, चाहे भारत के बाहर हो रहा हो, लेकिन इतना पक्का है कि अगर क्रिकेट हो रहा है तो क्रिकेट के नियमों से ही हो रहा होगा। क्रिकेट अगर हो रहा है तो क्रिकेट के नियमों से हो रहा होता। तो यहाँ पे हम लॉ की बात कर रहे हैं। कोई भी गति हो, चाहे कोई पत्थर गति कर रहा हो, चाहे कोई वस्तु गति कर रही हो, बड़ी वस्तु जैसे ग्रह मान लो, या कोई छोटा जैसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अगर वो जो छोटे कण हैं, बहुत सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है, बहुत छोटे पार्टिकल्स, अगर वो भी गति कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये नियम जो है ये उन पे भी लागू होते होंगे। मतलब इन नियमों के बिना गति नहीं हो सकती। तो ये नियम जो है वो न्यूटन ने, ऐसा नहीं है कि पर्याप्त नियम खोज दिए, ऐसा नहीं है। पर्याप्त नियम नहीं खोजे, शुरुआती कुछ बेसिक नियम जो है वो न्यूटन ने दिए कि ये गति के मेरे 3 नियम हैं, ये गति अगर हो रही है तो ये 3 नियमों की पालना होती है। चौथे नियम, 5वें नियम, छठे नियम, 7वें नियम, 8वें नियम, और नियमों के लिए भी जगह खाली है। और नियमों के लिए भी जगह खाली है, और समय-समय पे और नए-नए नियम भी आते रहे। समय-समय पे और नए नियम भी आते रहे, लेकिन हम शुरुआती नियमों की बात कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहली बार किसी ने ये तो समझा कि प्रकृति में कोई चीज़ जादू से तो नहीं होती, नियमों से होती है। एटलीस्ट समझो इस बात को। ये सबसे बड़ी बात ये है कि इससे पहले तो इंसान ये सोचता था कि जो कुछ भी हो रहा है, वो ईश्वर कर रहा है। कोई ऊपर बैठा है, वही सब कुछ कर रहा है। अगर बिजली कड़क रही है, तो वो बिजली कड़का रहा है। अगर बिजली कड़का रहा है तो वो कड़का रहा है। उसे गुस्सा आ गया, कोई इंसानों ने कुछ ऐसी गलती कर दी, ऊपर जो बैठा है ईश्वर, उसे गुस्सा आ गया और वो अपना गुस्सा दिखा रहा है और बिजली कड़क रही है। एटलीस्ट समझो पहली बात कि आप न्यूटन से पहले की दुनिया के बारे में सोच रहे हो, हम क्यों इसको खास मान रहे हैं, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इससे पहले घटनाएँ पहले भी होती थी। घटनाएँ पहले भी होती थी, चीज़ें पहले भी होती थी, लेकिन पहले इंसान क्या करता था? हर चीज़ को ईश्वर के साथ जोड़ के देखता था कि भई ईश्वर कह रहा है ना? कुछ भी हो रहा है तो वो ईश्वर को मानता था कि ईश्वर ही कर रहे हैं। बुरा हो रहा है तो भी ईश्वर की वजह से मर्ज़ी से हो रहा है, और भला हो रहा है तो भी ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। वो कभी ये नहीं मानता था कि नियमों का खेल है, सब कुछ नियम से हो रहा है। नियमों को तवज्जो नहीं देता था वो। अब पहले नियम सोचता ही नहीं था, वो सोचता था कि हर कुछ जो भी यहाँ पे, जैसे मैं हूँ, मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ ना, ये पेन उठा रहा हूँ, वो पेन रख रहा हूँ या वो किताब उठा रहा हूँ, तो मैं मेरी मर्ज़ी कर रहा हूँ। ऐसे ही इस दुनिया को बनाने वाला एक ईश्वर है और सब कुछ वो कर रहा है, उसकी मर्ज़ी से कुछ भी हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, अगर कहीं बिजली भी कड़क रही है, तो वो आदेश दे रहा है कि जाओ बिजली कड़को, तो बिजली कड़क जाती है। वो आदेश कहता है जाओ बारिश हो जाओ, वहाँ बारिश हो जाती है। वो कहता है यहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ बारिश नहीं हो रही। तो पहले जो शुरुआती हिस्सा था हमारा, वो ये था कि हम सब मानते थे जो हो रहा है राम रचि राखा। वही सब कुछ हो रहा है जो राम ने रच रखा है। राम ने तय कर रखा है भई ऐसे-ऐसे होने वाला है। पहली बार इंसान ईश्वर से परे जाके बात किया कि गेम जो है, वो कोई व्यक्ति नहीं चला रहा है, उसे नियम चला रहे हैं। उसे नियम चला रहे हैं। जैसे क्रिकेट को कोई व्यक्ति चला रहा है? नहीं, क्रिकेट को नियम चला रहे हैं। प्लेयर को क्या करना है, क्या नहीं करना, वो नियम बताते हैं। ग्राउंड के अंदर प्लेयर को क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसे नियम बताते हैं। नियम बताते हैं। अच्छा, अंपायर क्या करता है? अंपायर बस उन नियमों की देख-रेख करता है। अंपायर सिर्फ़ नियमों की देख-रेख करता है कि कोई नियम को ना तोड़ दे, कोई नियम से बाहर ना चला जाए। बस अंपायर सिर्फ़ और सिर्फ़ नियमों को देखता है, ये करता है। अंपायर नियम नहीं बनाता है। अंपायर नियम नहीं बनाता है, अंपायर तो सिर्फ़ नियमों को देखता है, और सब कुछ वहाँ जो भी हो रहा है, घटित हो रहा है, वो नियमों से हो रहा है। तो यही न्यूटन की सबसे पहली ख़ास बात थी कि न्यूटन ने पहली बार इस चीज़ को रखा कि कोई भी गति हो रही है, कोई बॉल गति कर रही है, उसमें ऐसा नहीं कि ईश्वर ने आदेश दिया कि जाओ, बॉल लुढ़क जाओ। ऐसा नहीं है, उन छोटी-छोटी बातों के लिए ईश्वर नहीं है। वो नियम है, कुछ नियम है जो बंधे पड़े हैं, उस नियमों से वो चीज़ हो रही है। अगर वो रुकती है, तो ईश्वर का आदेश नहीं आ रहा है कि जाओ, रुक जाओ, वो रुक गई। जाओ, चल पड़ो, चल पड़ी, नहीं। ईश्वर तो, है ना, साइंस की भाषा में आप देखें तो साइंस की भाषा में है कि भई ईश्वर धरती बना के, नियम सेट करके चले गए, अब दुनिया नियमों से चल रही है। ये साइंस की सोच होती है ना? एक आम इंसान क्या करता है? भगवान को आगे रखता है और सोचता है नियम कुछ नहीं होते, सिर्फ़ भगवान तय कर रहा है कि ये करो, वो करो। साइंस क्या कहती है? भगवान है, हम मना नहीं कर रहे भगवान नहीं है। भगवान है, लेकिन भगवान नियम लिख के चले गए। भगवान नियम लिख के छोड़ के चले गए, भई ये नियम है, अब तुम घर खेलो, अब तुम तुम्हारा खेलो।
जैसे मम्मी पापा बच्चों को थोड़ा भाई तुम ये लो ऐसे ऐसे खेल लेना, वो वैसे वैसे खेल रहे हैं, वो चले गए बाहर। तो बस यूं ही कुछ मानते हैं। भगवान जो है वो भगवान को पीछे रखता है, ईश्वर को नहीं मानता ऐसा नहीं है, लेकिन वो मानता है कि भगवान नियम बना के चले गए। जैसे हम क्रिकेट फुटबॉल के नियम बना देते हैं, फिर गेम अपने आप होता रहता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति वहां पे खड़ा है, वो बैठा बैठा कह रहा है जाओ आउट हो जाओ, चलो तुम बॉल कराओ, अब छक्का लगना चाहिए। ऐसे कोई नहीं कर रहा है वहां पे। बस ये है कि एक कोई आए, आप उसको कुछ भी कह सकते हो, वो आए नियम बनाए, नियम बना के प्लेयरों के हाथ में चाबी दे दी कि जाओ खेलो, ये नियम है, ऐसे खेलना है, बात खत्म। तो यूं ही साइंस की भाषा में हम बात करते हैं कि नियम दे के चले गए, और अब आप उन नियमों को अगर समझ जाओगे तो आप गेम अच्छे से खेल पाओगे, नहीं समझोगे तब तक परेशान होते रहोगे। तो न्यूटन ने पहली बार ये चीज को उठाया कि नियम है, गति जो हो रही है वो नियमों से हो रही है, और वो नियम जब तक आप फॉलो करोगे आप कोई गति करवा सकते हो। आप किसी बॉल को आपको कोई ईश्वर की कृपा की जरूरत नहीं है, आपको बस उन नियमों को मानना है। तो नियमों को मानने से आप किसी भी वस्तु में गति पैदा कर सकते हो, किसी भी वस्तु में गति पैदा कर सकते हो, किसी भी वस्तु को रोक सकते हो। ये चीजें कितना फेंकना है, कितना उठाना है, कहाँ रखना है, ये सब चीजें कर सकते हो अगर आप पर्टिकुलर नियमों की पालना करते हो। फिर हम कमाल करने लगे जब हमें समझ में आ गया कि ईश्वर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नियम है, ईश्वर नहीं है। और ईश्वर नियमों में अपनी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। फिर हमें जब ये समझ में आया तो हमने फिर डबल डबल काम करना शुरू कर दिया। हमें पता था कि पानी में चीजें डूबती है, तिरती भी है, और हमें जब ये समझ में आने लग गया कि पानी में तैरने का या डूबने का नियम क्या है, जब ये समझ में आ गया तो अब देखो हम लोहे के कितने बड़े बड़े जहाज पानी पे तैरा पा रहे हैं, लोहे के कितने बड़े बड़े जहाज हम पानी पे तैरा पा रहे हैं। लेकिन सुई आज भी डूबती है, सुई आज भी डूबती है। पानी के बड़े बड़े जहाज, इतने बड़े जहाज जो कार्गो शिप्स होते हैं कितने बड़े होते हैं, टनों टन होते हैं, शहरों के साइज के होते हैं, और वो पानी पे तैर रहे हैं, वो पानी पे तैर रहे हैं, और सुई आज भी डूब रही है, सुई आज भी डूब रही है, पहले भी डूबती थी आज भी डूब रही है। ऐसा क्यों? बस नियम है, प्रकृति ने नियम बनाए हैं, कोई उसको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे नियम बना रहे हैं, नियमों को जहां नियमों के साथ चीजें चलेगी वैसे होगा। सुई आज भी डूबती है, पहले भी डूबती थी, और जहाज जो है वो तैर रहा है क्योंकि वो नियमों के साथ है। तो कुल मिला के खेल था नियमों का। तो न्यूटन का पहला जो हिस्सा माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है न्यूटन की कभी भी आप कंपैरिजन किसी और से नहीं कर सकते। आज अगर आइंस्टीन को कहेगा आइंस्टीन महान थे, या नहीं, न्यूटन महान थे, क्योंकि याद रखिए न्यूटन के दौर से पहले आप ईश्वरीय दौर में थे, उस दौर में थे जहाँ पे ईश्वर परम सत्ता थी, और उसी के इर्द गिर्द ही सब कुछ तय होता था। आदमी हर छोटी छोटी बातों के लिए ईश्वर की तरफ देखता था। बारिश नहीं आ रही है तो वो मंदिर जाता था कि भाई बारिश क्यों नहीं आ रही है, इंद्र देवता नाराज है, या वो नाराज है, या वो नाराज है। फिर वहां हमने एक कदम आगे रखा, हमने देखा कि ये नियम है, ये बारिश होने का कोई ना कोई नियम है, कोई ना कोई नियम टूटा है, इस वजह से बारिश नहीं हो रही है। कुछ तो ऐसा है जो नियम से हमने दखल अंदाजी करके हमने नियम को चेंज करा है, बदला है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो नियमों के साथ अगर सही से ढंग से रहेंगे तो इस प्रकृति को आराम से संभाला जा सकता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है न्यूटन की। से न्यूटन कमाल थे, अद्भुत थे, क्योंकि वो नियम लेके आए। जबकि याद रखिए न्यूटन जो थे वो एक अच्छे क्रिश्चियन थे। अच्छे क्रिश्चियन का मतलब जो अपने धर्म के अंदर विश्वास रखता है, धार्मिक थे। न्यूटन धार्मिक थे। कोई ये कह दे कि नहीं ये इनका तो कोई धर्म से कोई संबंध नहीं है, और बहुत उच्च स्तर पे ये धार्मिक थे, बहुत ज्यादा इनका सघन विश्वास था अपने धर्म के ऊपर। बहुत अच्छे से इन्होंने जो है वो बाइबल को पढ़ा करते थे, काफी समय तक इन्होंने बाइबल को पढ़ा, लोगों को समझाया भी करते थे। तो ऐसा नहीं था कि धार्मिक नहीं है। तो धार्मिक होना और वैज्ञानिक होना अलग अलग नहीं है। धर्म को ही थोड़ा और अच्छे से समझना ही वो है। नॉर्मली मानते कि वैज्ञानिक हो गया, आज जैसे अमित जी ने कुछ बोल दिया धर्म के खिलाफ तो लोग, मैंने धर्म के खिलाफ बोला है, ईश्वर के खिलाफ नहीं बोला है, ना मैं ईश्वर के खिलाफ हूँ। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ईश्वर है, जिसने दुनिया के गेम को बनाया, गेम देके चले गए कि अब खेलो। और सही बात भी है, अगर मान लो ईश्वर यहाँ बीच में बैठे होते और किसी को श्राप दे रहे होते, किसी को वरदान दे रहे होते, तो बड़ा अजीब सा हो जाता, बड़ा अजीब सा हो जाता है ना। आज क्रिकेट के अंदर अगर बीसीसीआई जो है वो कुर्सियां डाल के बैठ जाए, ग्राउंड के अंदर, स्टेडियम के अंदर आईसीसी जो है वो कुर्सियां डाल के बैठ जाए और कहे नहीं इस बॉल से पहले 6 रन पे आउट माना जाएगा, तो बार बार वो नियम बदले तो गेम क्या अच्छा हो पाएगा? नहीं, नियम बना दो फिर गेम चलने दो। तो ऐसा ही हमारे साथ इस धरती पे हुआ। तो ये है नियमों का खेल। तो न्यूटन लेके आए नियम। तो इसलिए पहले इस बात को क्लियर करना, क्योंकि ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे अभी तक, जब मैं शुरुआत में पढ़ता था मुझे लगता था कि लॉ ऑफ मोशन का मतलब है समीकरण। कुछ समीकरण है, कुछ समीकरण है, आप उनको फॉलो, कुछ समीकरण है बस वो पढ़ना है, वो लॉ ऑफ मोशन है। लेकिन नहीं, वो लॉ ऑफ मोशन नहीं है।
लॉ ऑफ मोशन का मतलब है कि हर गति में कौन से ऐसे नियम हैं जो उस पर लगते ही लगते हैं, लगते ही लगते हैं। जैसे कोई बाइक चल रही है तो निश्चित तौर पे उसके अंदर पेट्रोल है, पेट्रोल का नियम काम करता है। अगर कोई भी बाइक आज की, अब तो भाई बैटरी वाली आ गई, थोड़ी दिक्कत खड़ी होगी, तो हाँ, थोड़ा-सा ऊपर बढ़ा सकते हैं कि भई कुछ ना कुछ, अगर कोई बाइक या कोई स्कूटी चल रही है, तो निश्चित तौर पे कोई ऊर्जा का स्रोत उसके अंदर है। उसके अंदर ऊर्जा का स्रोत ज़रूर है ना? ऊर्जा का स्रोत उसके अंदर निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ ज़रूर है। चाहे बैटरी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीज़ल हो और चाहे सीएनजी हो। कुछ भी हो, कोई ना कोई ऊर्जा का सोर्स ज़रूर है जो उसे ऊर्जा दे रहा है और उससे बाइक चल रही है। तो क्लियर है? ये बात तो कन्फर्म है। तो ये नियम, कुछ ऐसे नियम बताइए जिससे हम कन्फर्म हो सके कि ये नियम जो है वो हर गति के अंदर बसे हुए हैं, वो उसकी आत्मा है। मतलब इन नियमों के बिना गति हो ही नहीं सकती। अगर ऊर्जा का सोर्स नहीं है किसी बाइक के पास तो वो कभी भी चल नहीं सकती, कुछ भी कर लो आप। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये थे न्यूटन के लॉ। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे, बाद में धीरे-धीरे और चेंज होते गए, नए नियम और आते गए, गति को हमने और अच्छे से समझा, जिसमें से रूल 1, योगेश कह रहा है ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देते? ईश्वर को देखने की क्या ज़रूरत है? क्या आप इंटरेस्टेड हैं भगवान को देखने में? क्यों भगवान को देखना चाहते हो? क्या फ़ायदा? अब आप क्रिकेट खेलते हो, आप ये देखना चाहते हैं कि क्रिकेट किसने बनाया? बचपन में आप क्रिकेट खेलते थे, क्या कभी आप इस बात में इंटरेस्टेड हुए, ये जानने के लिए कि क्रिकेट किसने बनाया? कौन क्रिकेट बना के गया था? पहला व्यक्ति कौन था जो क्रिकेट का फाउंडेशन जिसने रख के गया? क्या फ़र्क पड़ता है? क्रिकेट दे गया, खेलो। आज हमारी पीढ़ी में देखो, अगर मुझे कोई पूछे, भई मैं आया तो पूरे एक वंश से हूँ ना, कुल वंश से आया हूँगा, पूरे एक परिवार से आया हूँगा, मेरे पिताजी, दादाजी से, दादाजी, परदादाजी से। मैं कभी इंटरेस्ट लेता हूँ उस बात में कि मेरी पीढ़ी में मैं कैसे आया? ठीक है, पता है एक प्रोसेस हुआ है, उससे मैं आया हूँ। क्यों इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि भई कौन पहले आया होगा, कौन उसके बाद में आया होगा, कौन सबसे पहले आया होगा? बस ठीक है, एक प्रोसेस है, अब पता चल गया, अब इस प्रोसेस को समझो और इससे जो अच्छा कर सकते हो वो करो। क्या आ जाएगा? ईश्वर सामने आ भी गए, पहली बात तो क्या ईश्वर वैसा होगा? अगर आ भी जाता है, तो क्या हम उसे वही मानते हैं उसके 32 दाँत होंगे, 1 नाक होगा, 2 आँखें होंगी, 2 कान होंगे, कुछ अजीब हुआ तो हम वैसे डर जाएँगे, है ना? समझ रहे हैं? तो बेहतर है, क्यों बुलाना चाहते हो? क्यों बुलाना चाहते हो? क्या फ़ायदा? और दूसरा जैसे हवा है, अब मान लीजिए हवा है, हवा कोई व्यक्ति तो नहीं है, वो भी हमें नहीं दिखती, वो भी होती है ना? हवा हमें नहीं दिखती, प्रकाश हमें नहीं दिखता, फिर भी होता है। प्रकाश हमें नहीं दिखता, हवा हमें नहीं दिखती। क्या कभी आप इंटरेस्टेड हो इस बात में देखने के लिए हवा कैसी दिखती है? कोई मतलब नहीं, बस वो चलती रहे, बस वो चलती रहे पर्याप्त है। प्रकाश आता रहे पर्याप्त है ना? तो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट उस बात में है ही नहीं कि वो कैसा दिखता है। क्या करेंगे दिख के? रूल 1, रूल 2, रूल 3। रूल 1 कहता है कि देखो, मैंने पहले एक बार शुरुआत में आपको लाग्रांजियन, न्यूटोनियन, लाग्रांजियन और हैमिल्टोनियन 3 चीज़ें बताई थी। तीनों ही चीज़ों में न्यूटन ने फ़ोर्स को आगे रखा था। न्यूटन ने कहा था कि कोई भी गति अगर हो रही है, तो निश्चित तौर पर बल जो है, वो उसके इर्द-गिर्द है। बल उसके अंदर है। कोई ना कोई बल ज़रूर, फ़ोर्स काम कर रही है। ये न्यूटन का गति का, नियम का ऊर्जा स्रोत था, बल। उन्होंने कहा कि बल जो है वो ज़रूर काम करता है, वो बल ज़रूर काम कर रहा है। कोई भी गति अगर हो रही है और बल अब्सेंट है, अगर बल अब्सेंट है तो फिर पहला रूल 1 आया। रूल 1, अगर बल अब्सेंट है तो गति अप्रभावित रहेगी। अगर गति में कोई भी प्रभाव दिख रहा है, प्रभाव दिखने का मतलब जो कोई वस्तु चल रही है वो रुक रही है, चलती हुई रुक रही है या रुकी हुई चल रही है, मतलब अपनी स्थिति या अवस्था में बदलाव ला रही है, तो समझ जाओ कि वहाँ कोई ना कोई बल काम कर रहा है। वहाँ पर कोई ना कोई बल काम कर रहा है, क्योंकि गति अपने आप को
अपरिवर्तित रखती है जब तक कोई बल काम नहीं करता। अगर कोई भी गति अपरिवर्तित है तो समझ जाओ उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, और अगर कोई बल लग रहा है तो गति में परिवर्तन आएगा। गति में परिवर्तन आने का मतलब या तो वो तेज हो जाएगी या वो धीमी हो जाएगी, कुछ तो परिवर्तन उसमें आएगा। तो रूल 1 कहता है, फर्स्ट वन, जिसे आप कहते हो कि चल रही है तो चलती रहेगी, गतिशील, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, तो सीधी सीधी बात है, वो जो अवस्था है, अगर अवस्था में किसी प्रकार का बदलाव आ रहा है तो वो बल है, वो बल की वजह से आ रहा है, कोई ना कोई बल उस पर लग रहा है, चाहे आंतरिक बल हो, चाहे बाह्य बल हो, चाहे ये बल हो, चाहे वो बल हो, ढेर सारे कोई भी कारण रहा हो, जो हम कुछ जानते होंगे कुछ नहीं भी जानते होंगे, लेकिन ये बात कन्फर्म है, जैसे मैंने कहा कि आज, पहले तो हम ये मानते थे कि बाइक जो है वो पेट्रोल से चलती है, अब बैटरी वाली आ गई तो हमें पता चला नहीं नहीं बैटरी से भी चल सकती है। लेकिन एक बात कन्फर्म है, आज पेट्रोल से चल रही थी, पहले पेट्रोल से चल रही थी, बैटरी से चल रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है पानी से चलने लग जाए, हो सकता है किसी और से चल जाए। ये चाहे हजार चीजें बदलती रहेगी, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि ऊर्जा जरूर चाहिए होगी, ऊर्जा जरूर चाहिए होगी, यानी ऊर्जा देने के लिए आ रहा है, पानी आए चाहे पेट्रोल आए और चाहे इलेक्ट्रिसिटी आए, कुछ भी आए वो ऊर्जा के स्रोत है, ऊर्जा मिलती है तभी गाड़ी चलती है। तो कुल मिला के खेल है ऊर्जा का। तो यहाँ पे ऊर्जा कौन है? वो है बल। अगर किसी की गति परिवर्तित होती है तो उसका कारण बल है, बल की वजह से गति परिवर्तित होती है, वरना गति अपरिवर्तित रहेगी। यानी अगर बल 0 है ना, अवस्था परिवर्तन, बाह्य बल उपस्थित होगा, और बाह्य बल 0 है तो कोई भी चीज अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती। बाह्य बल अनुपस्थित है तो कोई भी चीज अपनी अवस्था चयन नहीं कर सकती। ग्रह की गति देख लो, ग्रह वाली गति में यही है, सारे बल संतुलन में है तो पृथ्वी घूमे जा रही है तो घूमे जा रही है, देख लो, घूमे जा रही है तो घूमे जा रही है, ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमे जा रहे हैं तो घूमे जा रहे हैं, अब इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, घुमा के छोड़ गया और घूमे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, भला ही है, हमारे लिए फायदेमंद ही है, हमारे लिए फायदेमंद ही है, वरना अब जो घूमे जा रही है वो घूमे जा रही है, जो रुकी पड़ी है वो रुकी पड़ी है, कारण कि कोई बाह्य बल नहीं है। जब तक कोई बाह्य बल नहीं आएगा ये पृथ्वी आदि काल तक यूं ही घूमती रहेगी, और ऐसे ही चक्कर कटते रहेंगे, और ऐसे ही दिन रात और ये सभी सीजन जो है वो आते रहेंगे, क्योंकि बाह्य बल अनुपस्थित है। तो जब तक बाह्य बल नहीं आ जाता, यहाँ थोड़ा सा इसको आगे भी क्लियर करेंगे, बाह्य बल का मतलब बलों का संतुलन, बलों का संतुलन भी कवर होगा, क्योंकि कई बार वस्तु पे 2 न्यूटन इधर लग रहा है, 2 न्यूटन इधर लग रहा है, वो कट गया तो भी उसको बलों की अनुपस्थिति ही कहेंगे। अगर बल संतुलन में है तो बलों की अनुपस्थिति कहलाती है, और बलों की अनुपस्थिति है तो वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये हमारा फर्स्ट रूल कहता है। दूसरा रूल कहता है, सेकंड रूल आया तो कहा कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि किसी वस्तु पे कितना बल लग रहा है, किसी वस्तु में कितना बल लग रहा है। तो कहा कि न्यूटन ने कहा कि बल का पता आपको लग जाएगा अगर आप उसके संवेग में परिवर्तन की दर निकालो। संवेग होता है m/v, आप उसके संवेग में परिवर्तन की दर निकालो, जो संवेग में परिवर्तन हो रहा होगा, संवेग में द्रव्यमान आता है, द्रव्यमान तो नियतांक होता है, तो द्रव्यमान बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ v बचा। तो आप वेग में परिवर्तन निकाल लो, देखो वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, जितना वेग में परिवर्तन हो रहा है उतना ही बल लग रहा है, जो वेग में परिवर्तन हो रहा है उतना ही बल लग रहा है, बल एग्जैक्टली उतना ही है जितना वेग में परिवर्तन हो रहा है। बाद में इसमें बराबर का चिन्ह आ गया, जो समानुपाती नियतांक है वो 1 आया। तो जितना संवेग में परिवर्तन, संवेग का मतलब वेग से है यहाँ पे, क्योंकि m तो नियतांक है, बाहर आ गया, तो आप देखोगे कि कोई वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन आ रहा है उतना ही बल उस पर लग रहा है। ज्यादा बल लगाओगे ज्यादा वेग में परिवर्तन आएगा, कम बल लगाओगे कम परिवर्तन आएगा, चाहे वो रोकने में आए और चाहे अगर रोकना भी हो, अगर कोई वस्तु 100 की स्पीड से अचानक रुक जाए तो इसका मतलब ज्यादा बल लगा है तभी तो अचानक रुक गई, क्योंकि 100 से सीधा 0 पे आई है, इसका मतलब बहुत जबरदस्त बल लगाया गया तभी 100 से 0 आ गई अचानक ही, या 0 से 100 हो गई तब भी हम यही कहते हैं कि यार बहुत जबरदस्त बल लगा होगा तभी तो 0 से 100 की स्पीड पकड़ ली। तो वेग में कितनी जल्दी परिवर्तन आ रहा है उतना ही बल काम कर रहा है। तो ये न्यूटन का सेकंड नियम था
भाई इतना लग रहा है। उसके बाद में आया थर्ड नियम। थर्ड नियम में ये हो गया कितना बल लग रहा है, ये बल वाली स्थिति आ गई। फिर बल वाले के बाद में आता है रूल 3। रूल 3 कहता है कि हर वस्तु के ऊपर जब आपका बल लगेगा तो क्रिया और प्रतिक्रिया दो चीजें जनरेट करेगी। जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आएंगी, दो अलग अलग चीजें आपस में संपर्क में आएगी, तो उन पे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम काम करेगा, जो कि बराबर मात्रा में होगा और विपरीत दिशा में होगा। हर वस्तु जितनी क्रिया करेगी, दूसरी वस्तु उसके ऊपर उतनी ही प्रतिक्रिया करेगी, है ना। जैसे किसी बॉल को अगर मैं किसी धरातल पे रख दूं, कोई बॉल है, उसको मैं अगर धरातल पे रख दूं, तो इस वस्तु के द्वारा की गई क्रिया, मान लो F बल है, तो मैं मान लो बैठ जाऊं, अपने पैरों से नीचे जोर लगाऊं, तो उतना ही प्रतिक्रिया ये हमारे ऊपर करेगी, जिसे R कहेंगे। प्रतिक्रिया एग्जैक्ट प्रकृति के द्वारा होगी, वो उतनी ही होगी जितनी आप क्रिया करेंगे। अगर आप क्रिया कम करेंगे तो प्रतिक्रिया कम होगी, आप क्रिया ज्यादा करेंगे तो प्रतिक्रिया अपने आप ही ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपके प्रपोर्शन में रहेगी, जितने प्रपोर्शन में आप लगाएंगे उतने प्रपोर्शन में आपकी प्रतिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो रूल था, ये थर्ड रूल जो था, है ना, ये बहुत बेसिक रूल कहलाता है। वैसे तीनों के तीनों ही रूल बहुत बेसिक है, आप देख सकते हो कि ये तीनों चीजें घटित हो रही होती है, ठीक है ना। आपने ये तीनों देखे ना, रूल 1, रूल 2, रूल 3, ये बेसिक रूल है। ये नॉर्मली आप जब भी पढ़ते हैं तो अपने जीवन में भी उतारते हैं तो भी ये काम करते हैं। वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहती है, रुकी हुई है तो रुकी हुई रहती है। इसका कारण क्या है कि न्यूटन ने ये माना कि फोर्स ही वो चीज है, फोर्स ही वो चीज है जो चीजों को गति करवाती है। फोर्स ही वो चीज है जो वस्तु गति करवाती है या रोकती है। या रोकने का और गति करने का जो अर्थ है वो सीधा सीधा ये है कि भाई वस्तु अगर सेम वेग से गति कर रही है या वस्तु रुकी हुई है, वो एक ही चीज है। क्योंकि अगर बल लगेगा, अगर बल लगेगा तो वो उसके वेग को या तो बढ़ाएगा और या घटाएगा। बल कभी भी वस्तु को एक समान नहीं चलने देगा। वेग, अगर बल लग रहा है तो या तो वेग में बदलाव नजर आएंगे, वेग में बदलाव नजर आ रहे हैं मतलब बल है, वेग में बदलाव है मतलब बल है, और बल है तो फिर वस्तु एक समान नहीं चल सकती। एक समान नहीं चल सकती, या तो फिर धीमी हो जाएगी या फिर तेज हो जाएगी, या तो धीमी हो जाएगी या फिर तेज हो जाएगी। तो कुछ तो उसमें होगा ही होगा। तो कुल मिला के न्यूटन के फोर्स में हमारा बल ही केंद्र में था, कि बल ही कर रहा है, ये जो सारी चीजें हो रही है ये बल की वजह से हो रही है। तो न्यूटन ने बल को ऊपर रखा था। फिर आगे आते हैं, फिर आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया था लांगराज वाला। लांगराज आते हैं, लांगराज कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो बीच का डिफरेंस है, जो ऊर्जा का गैप है। जैसे मैंने कहा था कि आज से कोई मतलब 2 साल पहले, आज से 2 क्यों, 4-5 साल पीछे जाए, 4-5 साल पीछे जाए तो हर कोई कहेगा कि बाइक पेट्रोल से चलती है, बाइक को चलाना है तो पेट्रोल डालो, बाइक को चलाना है तो पेट्रोल डालो। आज हम थोड़े और समझदार हो गए, बोले नहीं नहीं नहीं, बाइक चलानी है तो या तो पेट्रोल डालो या बैटरी डलवाओ, या तो पेट्रोल डालो या बैटरी डलवाओ। आने वाले 4-5 साल बाद हमारी परिभाषा और ठीक कर देंगे, शायद उस समय पानी से भी चलने लग जाए, तो हम कहेंगे कि बाइक चलाओ तो चाहे तो उसमें पेट्रोल डलवाओ, चाहे डीजल डलवाओ, और चाहे मतलब बैटरी डलवाओ, चाहे पानी डलवाओ, तो चलेगी। फिर शायद आने वाले समय में हम कुछ सोलर ऊर्जा से भी चलाने लग जाए, तो हम उस परिभाषा को और ठीक कर देंगे। बोले नहीं नहीं, अगर आपको बाइक चलानी है तो कुछ भी ऊर्जा का सोर्स होना चाहिए आपके पास, जिससे आपकी बाइक को ऊर्जा मिलती रहे और वो चल सके, फिर हम और ठीक हो जाएंगे। तो एक दिन फर्स्ट टाइम पे प्रॉपर डेफिनेशन आना, समझिए, क्योंकि इंसान धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे और बेहतर होता चला जाता है ना। किसी को नहीं पता था, आज से 10 साल पहले किसी को पता नहीं था कि बैटरी की बाइक चलेंगी और इतना बढ़िया परफॉर्म करेंगी। अब ये आ गया, आज बैटरी वाली, आज हमें कोई और नहीं दिख रहा, आज हमें लग रहा है कि दो ही है, पेट्रोल और बैटरी है। कल आने वाले टाइम में शायद पानी से चलने लग जाए, तो हम कह देंगे अरे यार, कुछ सोच ही नहीं सकता था। तो वही है, तो आज परिभाषा जो बनी है वो आज के स्तर पे बनती है, फिर धीरे धीरे वो इवॉल्व होती है, बेहतर होती है, तो हम और चीजें उसमें ठीक करते रहते हैं। तो रूल थर्ड जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का रूल है, बड़ा शानदार रूल है। आज अगर आप जमीन पे टिके हुए हैं तो इसी रूल की वजह से है। अगर आप जमीन पे टिके हुए हैं तो इसी रूल की वजह से, क्योंकि जमीन पे आप जितना बल लगाते हैं, जमीन पे आप जितना बल लगाते हैं उतनी ही प्रतिक्रिया जमीन आपके ऊपर करती है ना। इसका एक फायदा ये है कि ऐसा करने से आप अपना जो वजन है वो नाप पाते हैं। अगर प्रतिक्रिया नहीं होती तो कभी हम वजन नहीं नाप पाते। जब हम प्रतिक्रिया होती है तो वजन नापने जाते हैं, तो जो मीटर होता है नापने वाला, जो वजन बताता रहता है कितना किलो का, जब आप उस पर खड़े होते हो तो आप उस पर क्रिया करते हो,
और वो आप पे प्रतिक्रिया करता है, और वो अपनी प्रतिक्रिया जो होता है उसको नापता है, उसके द्वारा की गई प्रतिक्रिया को वो नापता है। इस प्रतिक्रिया को नाप के वो स्केल पे बताता है कि कितना है, क्योंकि आप क्रिया करेंगे, ऑब्वियसली बात है, जितनी आप क्रिया करेंगे उतनी प्रतिक्रिया होगी, जितनी आप क्रिया करेंगे उतनी प्रतिक्रिया होगी। इस वजह से ये आपको वजन बताता रहेगा, ये आपको अपना वजन बताता रहेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये कैसे इसको गलत साबित किया जा सकता है, कैसे आप इसको, क्योंकि याद रखिए ये प्रतिक्रिया नाप रहा है, रिपीट कर रहा हूँ, ये आपकी क्रिया नहीं नाप रहा है, ये क्रिया नहीं नाप रहा है, ये आपकी प्रतिक्रिया नाप रहा है। जो ये जो प्रतिक्रिया कर रहा है, ये जो मशीन जो है, ये आप, क्योंकि आप मशीन पे क्रिया कर रहे हैं, अब मशीन जो है वो आप पे प्रतिक्रिया करेगी, तो ये प्रतिक्रिया को नापता है। ये जो स्केल होता है जो लगी हुई है, ये प्रतिक्रिया को नाप रही है। जैसे ही इसका भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा, इसको कैसे आप बेवकूफ बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रतिक्रिया नापती है। तो प्रतिक्रिया बदलने पर इसका मान भी बदल जाएगा, यानी बहुत वजनदार आदमी पतला हो सकता है बिना कुछ एक्सरसाइज किए हुए, बिना कुछ खाए पिए, मतलब बिना किसी भी रूटीन को चेंज किए हुए वो आराम से अपना वजन कम कर सकता है। आगे सवाल पढ़ेंगे तब आ जाएगा कि कैसे प्रतिक्रिया कम की जा सकती है। चलो अभी थोड़ा सा सवालों की तरफ बढ़ते हैं, सवाल करते हैं इस पे, और बल का मात्रक निकाल लेते हैं। एक तो बल के कुछ मात्रक है वो समझ लो। बल के मात्रक, यूनिट ऑफ फोर्स। बल के एक तो MKS होता है, मीटर, किलोमीटर और सेकंड में। MKS पद्धति में तो आप यूज करते हैं न्यूटन, आप न्यूटन यूज करते हैं। हाँ, वजन बढ़ा भी सकते हैं, आप वजन बढ़ा भी सकते हैं, वजन घटा भी सकते हैं। एक्चुअली वजन बढ़ा घटा नहीं रहे, आपको पता है आपको मशीन किस मैकेनिज्म पे काम करती है, उस मैकेनिज्म से खिलाड़ करना, थोड़ा सा हल्का सा खिलवाड़ किया, इतने में वो गलत बताने लग जाएगी, जिसमें आप कुछ भी, कोई भी, हाँ, अलग तरीके से, कोई गलत तरीके से कुछ नहीं कर रहे। बस आप तो, आपको पता है कि ये आपका वजन नहीं नाप रही है, ये आपका वजन नहीं नाप रही है, ये प्रतिक्रिया नाप रही है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये आर नाप रहा है। अगर हम आर को मैनिपुलेट कर लें तो इसकी नंबरिंग बदल जाएगी, इसकी नंबरिंग बदल जाएगी, क्योंकि ये प्रतिक्रिया नाप रही है, और प्रतिक्रिया के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करेंगे तो ये आंकड़े बदल जाएंगे। तो ये होता है डाइन, डाइन होता है CGS में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। और ये होता है मीटर, केजी और सेकंड। टाइम उसमें भी सेकंड था और इसमें भी सेकंड है। मीटर, केजी, सेकंड, उसमें सेंटीमीटर और ग्राम और सेकंड। ठीक है। तो एक न्यूटन जो होता है, अगर एक न्यूटन निकालें, एक न्यूटन वैसे कितने के बराबर हुआ, अगर F बराबर होता है हमारा MA, यहाँ से जो भी हमने फॉर्मूला बनाया था इसको कर ले, तो ये हो गया M, dV ओवर dt हो जाता है A, dV ओवर dt हो गया हमारा A, तो F बराबर हो गया MA, F बराबर MA। तो ये रहा आपका F बराबर MA हो गया, M किलोग्राम में है, मतलब अगर एक न्यूटन आप ले रहे हैं कि एक न्यूटन है, तो ये आपका केजी में है, और जो त्वरण है वो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो 1000 यहाँ आ जाएंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 यहाँ आ जाएंगे। तो ये 10⁻3 या 10⁻2 दोनों मिलाकर 10⁻5 हो जाएगा। किलोग्राम की जगह आप लिख दो 1000 ग्राम, और जो मीटर है उसकी जगह लिख दो 100 सेंटीमीटर। अब आपका मात्रक चेंज हो जाएगा और मात्रक बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, जो कि डाइन में आ जाएगा। तो 1 न्यूटन बराबर हो जाता है, जो न्यूटन में 1 का बल है वो डाइन के अंदर 10⁻5 डाइन के बराबर होता है।
1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। तो न्यूटन में तो आपका मीटर, केजी और सेकंड स्क्वायर के रूप में जो यूज करो आप इसमें, तो वो न्यूटन में आता है, वरना ये डाइन में आता है। एक और मात्रक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम भार। किलोग्राम भार, किलोग्राम भार के मतलब है कि जैसे 10 किलोग्राम भार है, तो एक 10 किलोग्राम का वजन, 10 किलोग्राम का वजन जितना भार पैदा करता है, और भार बराबर होता है mg। किसी भी वस्तु का भार होता है mg, m गुणा g। भार होता है m गुणा g। अभी जैसे मैं ऊपर वाला बता रहा था आपको कि अगर आप किसी का वजन नाप रहे हैं, ये रहा, और कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो वो बल नीचे की तरफ लगाएगा, और कितना बल लगाएगा, m में। बल क्या होता है, m में। और यहाँ पे कोई और तो त्वरण है नहीं, खाली गुरुत्वीय त्वरण ही है। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है तो mg हो गया। भाई जो जो वजन नापने वाली, वेट नापने वाली जो मशीन है वो जमीन पे पड़ी है, तो कोई गति तो कर नहीं रही है ना। जो वस्तु जो जमीन पे पड़ी है, जहाँ पे वजन नापने वाली जो चीज पड़ी है, वो नीचे पड़ी है। नीचे पड़ी है तो वो गति तो कर नहीं रही है, तो वहां पे और तो कोई त्वरण है नहीं उसके अंदर। लेकिन जो व्यक्ति उसके ऊपर खड़ा है, उसका जो भार है, उसका जो वजन है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब उसके द्वारा तो बल लग रहा है वो F बराबर m में होगा। ए यहाँ पे कौन है, g है, क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है। तो F बराबर mg हो गया। F बराबर mg उसका नीचे की तरफ हो गया। अब जितनी क्रिया होगी उतनी प्रतिक्रिया होगी, तो R बराबर भी क्या हो गया, R बराबर भी mg हो गया। तो जब संतुलन की अवस्था होती है तो क्रिया प्रतिक्रिया R बराबर mg हो जाता है। R बराबर mg होता है, तो इसलिए जो भार है वो इसे भार कहते हैं आप, इसे भार कहते हैं। mg को आप भार कहते हैं। और भार, जब आप रुके हुए हैं तो आपका भार ही बल है, क्योंकि आपका भार जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, वो एक बल है। mg हो गया, जिसको आप भार कहते हैं, w कह सकते हो, है ना। प्रतीक चिन्ह पे चाहे कुछ यूज कर लो, एक्चुअली बल है एक प्रकार का। आपका वजन जो है वो अपने आप में एक बल है। F बराबर mg, जो नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो अगर हम कहें कि 10 किलोग्राम भार के बराबर का बल, 10 किलोग्राम भार के बराबर का बल, इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 10 किलोग्राम का वजन कहीं पे रख दिया जाए तो वो कितना बल पैदा करेगा। एक 10 किलोग्राम का वजन कितना, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई वजन है तो वो कितना बल पैदा करेगा। तो जवाब है F बराबर 10g, क्योंकि F बराबर mg, m का मान 10, तो ये 10g के बराबर का बल पैदा करेगा। तो 10 किलोग्राम भार का बराबर क्या मतलब 10g। 10 ग्राम भार का मतलब 10 किलोग्राम भार के बराबर का बल, यानी 10 किलोग्राम का वजन जितना भार पैदा करता है उसके बराबर का बल। तो F बराबर हो गया 10g। द्रव्यमान होता है जो नेचुरल उसके अंदर होता है, m, m जो हमारे अंदर होता है। और जो मशीनें नापती है उसे भार कहते हैं mg, क्योंकि मशीनें बल नापती है। ये भार है, ये द्रव्यमान है, और ये भार है। जब आप अपने द्रव्यमान को ग्रेविटी से गुणा कर देते हैं तो वो भार कहलाता है। m तो वो है जो हमारे अंदर इकट्ठा है, वो हमारा द्रव्यमान कहलाता है, जिस बात से कहीं फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पर हैं या चांद पर हैं। भार वो है जो m गुणा g करके आता है। आपके द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण से गुणा करने के बाद जो बनता है वो भार कहलाता है। mg वो भार होता है, और वो फिर अलग अलग ग्रह पे अलग अलग होगा, क्योंकि पृथ्वी का जो g है वो 9.8 है। अगर आप चांद पे चले जाओगे तो ये कम हो जाता है, ये लगभग 1.6 ही रहता है। तो फिर वहां जाते आपका ये 1.6, तो हाँ 1.6 रहता है। अगर आप चांद पे चले जाओ तो g 1.6 हो जाता है, तो वहां पे भार आपका कुछ और हो जाएगा। यहाँ भार कुछ और है, चांद पे भार कुछ और होगा, किसी और ग्रह पे आपका भार कुछ और हो जाएगा, क्योंकि सबका जी अलग अलग है। सबका जी अलग अलग है, और जी अलग अलग होने की वजह से आपका भार भी हर जगह अलग अलग आएगा, लेकिन द्रव्यमान आपका कभी चेंज नहीं होगा। आप चाहे कहीं चले जाओ, द्रव्यमान हमेशा वही बना रहता है। आप यहाँ हो तब भी वही है, चांद पे चले गए तब भी वही है, और कहीं और चले गए तब भी वही है, क्योंकि जी का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चल कुछ शुरुआती सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, यदि एक बल द्वारा 500 ग्राम का एक द्रव्यमान है,
एक बल लगाया गया है, एक बल द्वारा 500 ग्राम के द्रव्यमान के पिंड को 3 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित किया जाता है, मतलब इतना त्वरण उसको दिया गया है। तो बताओ बल कितना है, बल कितना है। तो ग्राम को पहले किलोग्राम में बदल लो, ये आपका द्रव्यमान हो गया। किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग दे दो, ये 1000 का भाग दे दिया 0.5 kg, ये किलोग्राम में हो गया। अब त्वरण आपको दिया गया है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तीन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इस द्रव्यमान में इतना त्वरण पैदा करना है, ये त्वरण समझ रहे हैं। त्वरण का मतलब है इस द्रव्यमान के हर सेकंड इसके वेग में आप 3 मीटर प्रति सेकंड का वेग चेंज कर रहे हैं। इस कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के वेग में आप हर सेकंड 3 मीटर प्रति सेकंड का वेग ऐड कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए वो विराम अवस्था से आई है, तो विराम अवस्था से वजन कितना है, वजन कितना है, आधा किलो। आधा किलो की मान लीजिए कोई बॉल है या कोई चीज है, आधा किलो की चीज है जो विराम अवस्था में है। पहले एक सेकंड में आप इतना बल लगा रहे हैं आप कि पहले एक सेकंड में उसका वेग हो जाएगा 3, अगले एक सेकंड में उसका वेग हो जाएगा 6, अगले एक सेकंड में हो जाएगा 9, अगले एक सेकंड में हो जाएगा 12। इस तरीके से उसका वेग बढ़े जा रहा है। तो कोई बल तो लग ही रहा हो, क्योंकि वेग बदल रहा है। वेग बदल रहा है तो बल लग रहा होगा। कितना बल लग रहा है, F बराबर m में। F बराबर m में, m कितना 0.5, ए कितना 3, 1.5 न्यूटन। है ना। तो याद रखिएगा, बल है तो मुमकिन है। किसी भी गति में परिवर्तन तभी मुमकिन है जब बल होगा। बल है तो मुमकिन है। अगला क्वेश्चन नंबर 51, 520 गुणा 10 की पावर -5। हाँ, लगातार लग रहा है। हाइट नहीं बता रहे, जमीन पे चला रहे हैं अभी उसको। ये जो बल लग रहा है वो जमीन पे गति करा रहा है, क्षैतिज गति करवा रहा है। ऊर्ध्वाधर गति जब करवाएंगे तब तो बहुत कुछ और भी बदलेगा। जब ऊर्ध्वाधर गति कराएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण भी आ जाएगा अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए। जब वस्तु ऊपर गति करेगी तो फिर गुरुत्वीय त्वरण भी शामिल हो जाएगा कि भाई मैं भी तो हूं, मुझे भी तो काउंट करो। जमीन पे गति करवा रहे हो तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो गति को प्रभावित नहीं करता। तब फिर इस केस में भी क्षैतिज गति चल रही है। जब ऊर्ध्वाधर गति कराएंगे तो लिखा आएगा यहाँ पे कि वस्तु ऊपर फेंक रहे हैं या नीचे फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है। तो फिर उस समय आप समझिए कि गुरुत्वीय त्वरण अब आ गया है और वो अपना काम करेगा। अभी तो 520 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन का एक समान बल जो है एक सरल रेखा में, कोई वस्तु का वेग शुरुआत में इतना था और इतना वेग था और इतने वेग को 1 मिनट बाद में इतना कर दिया, तो पिंड का द्रव्यमान कितना है। तो शुरुआत में इसका वेग कितना था, शुरुआत में इसका वेग, प्रारंभिक वेग कितना हुआ, प्रारंभिक वेग है 290 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दूं, 100 का भाग दे दूं तो ये हो गया 2.9 मीटर पर सेकंड। ये इसका वेग हो गया। 100 का भाग दे दो, 2.9 मीटर पर सेकंड का वेग इसका शुरुआती वेग था। फिर इसका वेग हो गया 4.1, अंतिम वेग हो गया 4.1। और ये प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक आने में जो समय लगा है वो 1 मिनट लगा है, मतलब 60 सेकंड। अब कितना त्वरण लिखा वो भी निकालना है, त्वरण निकालेंगे। ठीक है,
2.9 के वेग से वो चल रहा था, उसका वेग 1 मिनट बाद में हो गया 4.1। अब वेग बदला है, वेग बदला है तो निश्चित तौर पे कोई तो बल रहा होगा, बल रहा होगा मतलब त्वरण रहा होगा, है ना। तो त्वरण ए, अभी पहले त्वरण निकाल लेते हैं, फिर बल से द्रव्यमान भी आ जाएगा, बल तो दिया हुआ है। तो हमारा गति वाला समीकरण v बराबर u प्लस एफ ए टी। अंतिम वेग है 4.1, प्रारंभिक वेग है 2.9, ए टी का मान 60, ये घटाने पर हो गया 1.2 बराबर 60 ए बराबर 1.2 बटा 60, (0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण हो गया, ये त्वरण हो गया। अब F बराबर m में होता है, F दिया हुआ है, m का मान निकल जाएगा। F का मान है 520 गुणा 10 की पावर -5, m गुणा a का मान ये रहा, इसे लिख लो 2 गुणा 10 की पावर -2, यहाँ भाग दे दो 260 और 10 की पावर -3, ये केजी में आया है। केजी को ग्राम में बदल लो, हजार से गुणा कर दो, 1000 से गुणा करते ही हो गया 260 ग्राम। ये है द्रव्यमान, m बराबर 260 ग्राम, m बराबर 260 ग्राम, ये इसका द्रव्यमान रहा है। सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 52 कहता है एक अचर बल जो 20 ग्राम के द्रव्यमान, एक द्रव्यमान है जो 20 ग्राम का है, उसके पिंड पर कार्य करता है, जो विराम अवस्था से 3 सेकंड में उसका वेग 54 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता है। विराम अवस्था से 3 सेकंड में उसका वेग 54 सेंटीमीटर हो जाता है। शुरुआत में उसका वेग 0 है और 3 सेकंड बाद उसका वेग 54 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता है। तो बताओ बल कितना है, बताइए बल कितना है। सेम सवाल है, थोड़ा सा बदल दिया खाली।
360 डाइन। हाँ ठीक है, अगर आप सेंटीमीटर सेकंड ग्राम में रखते हो तो डाइन में आंसर आ जाएगा, है ना। दूरी को सेंटीमीटर में रखते हो और वजन को, भार को, द्रव्यमान को आप ग्राम में रखते हो तो फिर आंसर डाइन में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, आंसर डाइन में आ जाएगा। तो द्रव्यमान आपका है यहाँ पे 20 ग्राम। विराम अवस्था यानी u बराबर 0 है शुरुआत में, और फिर वेग इसका हो जाता है 54 सेंटीमीटर पर सेकंड, और इसमें जो टाइम लगता है वो है 3 सेकंड का। ये हिसाब किताब है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं v बराबर u प्लस 80 और f हो जाएगा f बराबर m ए। m का मान 20 36 डाइन। अच्छा 54 है, 5.4 नहीं है, ठीक है। तीन सौ साठ डाइन। हाँ तो आपने इस बार चेंज नहीं किया, बस सेंटीमीटर ग्राम चल रहा था तो कोई बात नहीं। अगर आपका मात्रक जो है वो सेंटीमीटर ग्राम है तो आंसर डाइन में आ जाएगा, और अगर ये मीटर में होता, ये किलोग्राम में होता तो आंसर न्यूटन में आ जाता, है ना। बात एक ही है, बोलने के तरीके अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। अब प्रतिक्रिया आ गई है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि m द्रव्यमान का एक पिंड जो है वो विराम अवस्था से h ऊंचाई से गिरता है। एक m द्रव्यमान है जो कि h ऊंचाई से विराम अवस्था से गिरता है, शुरुआत में उसका वेग 0 है, वहां से वो h ऊंचाई गिरता है, और h ऊंचाई गिरने के बाद मिट्टी में वो d गहराई तक धंस जाता है, और धंसने के बाद वो वहां पे जाके विराम अवस्था में आ जाता है, वापस से वो विराम हो जाता है, रुक जाता है। तो बताइए कि मिट्टी ने कितना प्रतिरोध लगाया, मिट्टी के द्वारा जो प्रतिरोध लगाया गया वो कितना था। प्रतिरोध का मतलब प्रतिक्रिया, मिट्टी की प्रतिक्रिया क्या थी, आर क्या था। तो सबसे पहले आप एक बार आर को भूल जाओ, आर पे फोकस ना करो, एक बार जो मेन चीज है उस पे फोकस करो कि भाई जब वस्तु गई तो पहले जो मिट्टी है, मिट्टी का त्वरण क्या था, मिट्टी ने उसको रोका है ना। जब बॉल अंदर गई है, मतलब जो भी पिंड था वो जब मिट्टी के अंदर गया होगा तो मिट्टी ने क्या किया होगा, त्वरण लगाया होगा, ऋणात्मक त्वरण लगाया होगा, मंदक लगाया होगा, और मंदक लगा के उस बॉल को रोका होगा। वो जो पिंड गिर रहा है उस पिंड को रोका होगा, तो वो त्वरण कितना था, पहले उस त्वरण की बात करते हैं कि वो त्वरण था कितना। ये रहा जमीन, सतह, यहां से पिंड को गिराया गया है, जहां से गिराया गया वहां पे प्रारंभिक वेग 0 है, और ये नीचे की तरफ आता है, ये हाइट h है, और ये हो गया किसी पॉइंट ए से ले लेते हैं, ए से लेकर बी तक आ गया, ठीक है। पहले एक बार गति की यहां तक की बात कर लेते हैं, इतनी गति की बात कर लेते हैं। मान लीजिए जब वो बी बिंदु पे आया, जब वो यहां पहुंचा तो उसका वेग वीबी था, ठीक है। ए से बी तक की गति की बात कर लेते हैं, ए से बी तक।
और हमारा ये वाला समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh लगा देते हैं, क्योंकि ऊपर से गिर रहा है मतलब गुरुत्वीय त्वरण है, ऊपर से गिर रहा है मतलब गुरुत्वीय त्वरण है ना, और ऊपर से यूं ही गिराया जा रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिराया गया, तो फेंका नहीं गया, विराम अवस्था से, विराम अवस्था का मतलब छोड़ दिया, तो कोई और त्वरण नहीं है, खाली गुरुत्वीय त्वरण है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अंतिम वेग इसका vb है, प्रारंभिक वेग इसका 0 है, g की जगह g है, ऊंचाई की जगह h है, तो b बिंदु पे जो वेग होगा वो हमारा आ गया √2gh। यहां तो गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा था, अब यहाँ पे मामला एक बार ठहर जाता है। अब यहाँ ठहरने के बाद में अगला हिस्सा शुरू होता है। अब देखो, अब यहाँ सुन लेना, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होना शुरू होगा जब यहाँ पे दोनों संपर्क में आएंगे। एक बार गति को भूल जाओ, अगर मान लो ये वस्तु यहाँ रखी हुई होती, अगर ये बॉल यहाँ पे रखी हुई होती तो क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर हो रही होती। अगर अभी ये बॉल यहाँ रखी होती, अगर बॉल यहाँ रखी हुई होती तो हम कहते कि जितनी क्रिया है, क्रिया कितनी है जितना उसका भार है, क्रिया कितनी है जितना उसका भार है, R बराबर mg। अभी R बराबर mg है न्यूटन के नियम के अनुसार। अगर वस्तु रखी हुई है, सिर्फ बॉल रखी हुई है, जैसे अभी मैं रखा हूं, अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे पे भी उतनी प्रतिक्रिया लग रही है, अभी मेरे पे उतनी ही प्रतिक्रिया लग रही है जितना मेरा वजन है, जितना मेरा बाहर नीचे जा रहा है उतनी मेरे पे प्रतिक्रिया लग रही है, ठीक है। अगर अभी ये मेरे बीच में, मेरे और जमीन के बीच में अगर वेट मशीन आप रख दो, मेरे और वेट मशीन के बीच में, अभी मेरे और जमीन के बीच में वेट मशीन रख दो, तो जितना मेरा वजन होगा उतना अभी दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर उछल के कूदूं, अब क्या अभी भी वो उतना ही दिखाएगा? कल्पना करिए, सोचिए, अगर मैं वेट मशीन यहाँ पे लगाता हूं और अभी मैं सिर्फ खड़ा हूं, और खड़ा हूं, मान लो ये 80 दिखा रहा है, 80 दिखा रहा है, अगर मैं ऊपर से उछल के और कूदूं इसके ऊपर, अब कितना दिखाएगा? अभी भी 80 दिखाएगा ये, अब 80 दिखाएगा। अगर मैं ऊपर ऐसे एक छलांग लगाऊं और फिर मशीन के ऊपर कूदूं, अब भी मशीन 80 दिखाएगी? जवाब है नहीं। क्यों? अब 80 से ज्यादा दिखाएगी। 80 से ज्यादा कैसे हो गया? क्योंकि मैंने क्रिया बढ़ा दी, मैंने क्रिया बढ़ा दी। एक तो मेरा वजन जितना था वो तो था ही, और फिर मैंने जो बल एक्स्ट्रा कूद के जो लगाया है वो बल और ऐड हो गया, तो ज्यादा हो गया, अब प्रतिक्रिया बढ़ गई। क्योंकि प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं है, वो क्रिया के अपोजिट है, जितनी आप क्रिया करोगे उतनी प्रतिक्रिया हो जाएगी। अब यही चीज मुझे शायद हो सकता है 125 दिखाने लग जाए कि आपका वजन 125 हो गया, जबकि मेरा वजन 125 नहीं हुआ है, मेरा वजन 125 नहीं हुआ है, मैं अभी भी 80 का ही हूं, जितना हूं उतना ही हूं। लेकिन अब हुआ क्या है, अब हुआ ये है कि मैं ऊपर जाके कूदा हूं, तो ये जो एक्स्ट्रा बल मेरे से पैदा हुआ है, ये जो लगाया है, मशीन तो वो भी काउंट कर देगी, क्योंकि मैंने कहा था मशीन तो जितनी क्रिया करेंगे उतनी प्रतिक्रिया दे देगी। जितनी क्रिया करेंगे, मेरा वजन प्लस जो ऊपर से कूदा हूं वो वाला, दोनों ने मिलकर क्रिया बढ़ा दी, इसलिए प्रतिक्रिया बढ़ गई, प्रतिक्रिया ज्यादा आ गई, ठीक है। फिलहाल तो R बराबर mg है, फिलहाल तो R बराबर mg है। अब जब कण है, कण जब यहां है तो R बराबर mg है, ठीक है। आ जाओ, अब कण के ऊपर जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी है, जो अंदर मिट्टी है, मिट्टी का अवरोध पैदा होगा, मिट्टी का अवरोध पैदा होगा, और कण धीरे धीरे धीमा होता चला जाएगा, धीरे 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 धीमा होता होता किसी ना किसी पॉइंट पर आकर रुक जाएगा, यहाँ पे आके रुक गया। और क्वेश्चन ने कहा हुआ भी है कितना डी गहराई आके रुक जाता है, ये डी गहराई तक आता है और यहाँ आके रुक जाता है, डी गहराई आके। अब हम ये देखते हैं कि मिट्टी ने प्रतिक्रिया, मिट्टी ने कितना अवरोध पैदा किया, मतलब त्वरण कितना दिया होगा। मान लेते हैं वो -f है, जो मंदक है वो -f है, -f तो अपने आप ही हो जाएगा, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और गति का समीकरण बी से सी तक की गति की बात करते हैं, बी से सी तक, बी से लेकर सी तक, ठीक है, बी से लेकर सी तक। क्या हुआ, यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे वेग v भी था, अंतिम वेग v हो गया, फॉर्मूला वही लगा रहा हूं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as वाला, अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग vb, क्योंकि मैं b से लेकर c तक जा रहा हूं, तो b मेरा प्रारंभिक हो गया, ये मेरा अंतिम हो गया, और a की जगह मेरा d आ गया,
और एस की जगह ए की जगह एफ आ गया और एस की जगह डी आ गया, एस की जगह डी आ गया। अब यहां से मेरा एफ निकल जाएगा, एफ बराबर मेरा आ गया वीबी का स्क्वायर बटा 2d। वीबी का मान मैंने निकाल रखा है, ये रहा 2gh, ये 2gh आ गया बटा 2d, तो ये मेरा आ गया gh बटा डी, gh बटा डी। इतना मंदक मिट्टी लगा रही है, इतना मंदक मिट्टी हम पे लगा रही है, इतना gh बटा डी। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, थोड़ी सी बातें समझते हैं, क्योंकि मैंने कहा जब मुझे बार बार में मुझे वो बात याद आती है जब मेरे सर ने पहली बार कहा था कि अगर एफ बराबर एम जी को आप समझ गए तो आप फिजिक्स समझ गए। मुझे उसमें बड़ा अजीब लगता था कि मैंने कई बार ये शायद बहुत बार आपको क्लास में जिक्र भी किया है कि मुझे शुरुआत में टीचर ने कहा था जब मैं 11th में थे तो कहा था कि बल एफ बराबर एम जी को जो समझ गया वो यूं समझो कि पूरी फिजिक्स समझ गया। मुझे लगा यार एफ बराबर एम जी या एफ बराबर एम में क्या बड़ी बात है, एफ तो एफ होता है, बल होता है, एम का मान द्रव्यमान है, ए रख दो, ए से गुणा कर दो और एफ बराबर एम में आ गया। फिर समझ में धीरे धीरे जैसे उम्र बीत रही है समझ में आ रहा है कि नहीं अभी भी पूरा समझ में नहीं आया, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। देखो इंटरेस्ट कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से मामला आता है। अब आपने देखा होगा कि जब यहाँ से गिर रहा था तो गुरुत्व त्वरण काम कर रहा था, यहाँ तक जी काम कर रहा था, यहाँ जाने के बाद जी कहाँ चला गया, यहाँ जाने के बाद जी कहाँ चला गया, तो यहाँ जाने के बाद जी कहीं नहीं गया। यहाँ जब आप आते हो इस गति में जब आते हो तो आपकी प्रतिक्रिया और आपका जी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। जब आप यहाँ से आते हैं तो आपका प्रतिक्रिया और आपका जी, जितना आपका एम जी था उतनी आपकी प्रतिक्रिया है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। तो वो दोनों तो गए, वो दोनों भार की वजह से, ध्यान से सुनिए, भार की वजह से प्रतिक्रिया पैदा हुई, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। जैसे मेरा 80 किलो वजन ने 80 किलो की प्रतिक्रिया देके खत्म कर दिया। अब प्रतिक्रिया, एक्स्ट्रा प्रतिक्रिया पैदा किस बात की हुई, जो मैं कूदा ना, जो मैं उसके ऊपर कूदा, उस कूदने की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रतिक्रिया हुई है वो और पैदा होगी, वो और पैदा हो जाएगी। प्रतिक्रिया एग्जैक्टली उतनी बराबर है जितनी आप क्रिया करोगे। पहले एम जी थी तो आर बराबर एम जी हो रहा था, अब आपने एम जी से बढ़ा दिया तो एम जी प्लस और एक्स्ट्रा, जितना भी एक्स्ट्रा होगा उतना पैदा हो जाएगा, अब उतनी प्रतिक्रिया पैदा होने लगी। तो प्रतिक्रिया ने एम जी को तो कैंसिल आउट कर ही दिया, इससे आपका जी गायब हो गया, आर गायब हो गया, वो बल तो खत्म हो गया। अब जो एक्स्ट्रा बॉल को रोकने की वजह से ये जो है, ये देखो, ये जो त्वरण अब आपने एक्स्ट्रा मिट्टी ने जो पैदा किया ये वाला, ये त्वरण एक्स्ट्रा है। और ये एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि आप गति लेके आए थे, आप गति लेके आए थे। अगर आप गति लेके नहीं आते तो ये त्वरण नहीं होता था। अगर बॉल ऊपर पड़ी रहती तो कोई दिक्कत नहीं थी, बॉल अगर उसके ऊपर पड़ी रहती जमीन पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, आर बराबर एम जी पे बात खत्म, है ना, निपटारा कर लेते, आर बराबर एम जी, निगोशिएशन हो जाता। लेकिन अब आप ऊपर से आए हो, ऊपर से आए हो तो अब एक्स्ट्रा चीजें लेके आए हो, अब उस एक्स्ट्रा को भी तो कैंसिल आउट करना पड़ेगा। प्रकृति का नियम तो वैसे ही काम करेगा, वो एक्स्ट्रा को कट आउट करेगा। तो एक्स्ट्रा कितना है पहले वो कैलकुलेट करो ताकि पता चले कि कितनी एक्स्ट्रा प्रतिक्रिया पैदा हुई है। तो कितना हुआ, ये हुआ आपका इतना त्वरण, इतना मंदक काम कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से बल कितना हो गया, एक्स्ट्रा बल, एक्स्ट्रा बल को मैं एफ ई नाम देता हूं, एफ ई का मतलब एक्स्ट्रा, तो ये हो गया आपका एम एफ, और एम एफ का मान ये हो गया एम एच और डी, ये आपका एक्स्ट्रा फोर्स हो गया। एक्स्ट्रा किस बात का, जो आप ऊपर से फेंका है ना आपने, जो है ऊपर से फेंका, उसकी वजह से इतना एक्स्ट्रा हो गया। अब टोटल प्रतिक्रिया कितनी होगी, जमीन की टोटल प्रतिक्रिया कितनी होगी, जमीन की टोटल प्रतिक्रिया होगी आर बराबर, एक तो वो आपका एम जी वो संभाला है, प्लस आपका ये जो एक्स्ट्रा है एम ई, इसको कवर किया है, इन दोनों को मिला के कवर किया है। अब प्रतिक्रिया उतनी होगी, आर बराबर एम जी था, लेकिन तब तक जब तक वस्तु, जैसे मैं 80 किलो का तब तक था जब तक मैं मशीन के ऊपर खड़ा था, लेकिन जब मैं उछलू कूद करूंगा तो वो जो एक्स्ट्रा फोर्स मैं ऐड करूंगा तो प्रतिक्रिया उसके बराबर की एक्स्ट्रा पैदा हो जाएगी। लेकिन अब टोटल कितनी हुई, टोटल तो 80 प्लस वो जो मेरी उछल कूद है ना, मेरा भार प्लस मेरी उछल कूद इक्वल्स टू टोटल प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया दो भागों में डिवाइड हो गई है, मेरा भार वो तो था ही, शुरू में था, फिर मैंने उछल कूद और की उसका एक्स्ट्रा, तो वो सारा अब हो गया, है ना। फिर आपने मान लो होटल में गए, खाना खाया, बच्चे ने गिलास तोड़ दिया, तो खाने के पैसे,
प्लस गिलास के पैसे, उछल कूद की है उसके पैसे, तो बस वही ऐड हो गया, वो एक्स्ट्रा जो था उछल कूद था उसके पैसे एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो आर बराबर एम जी प्लस एफ ई। तो यहां मिला दो एम जी प्लस ये वाला एम जी एच बटे डी, तो यहां से एम जी कॉमन निकाल लो, आर बराबर हो जाएगा एम जी कॉमन 1 प्लस एच अपॉन डी। तो यहाँ पे जी सब में ही कटा हुआ है, सब में जी एक्स्ट्रा ऐड कर दूं और ये आपका आंसर हो जाएगा सी 1 एम जी 1 प्लस एच अपॉन डी। तो ये होता है पूरा मामला। अब किसी के दिमाग में ये आएगा, नॉर्मली आना भी चाहिए, ये आएगा कि यहां क्रिया प्रतिक्रिया कहां गई, यहां न्यूटन का जो हवा है इसमें न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया क्या गई, यहां यहां प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया का क्या हुआ, मिट्टी के अंदर तो क्रिया प्रतिक्रिया दिखा दी, हवा में भी तो हो रही है, हवा की जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो आप नगण्य मानते हैं। आपका सवाल पहले इस बात को खत्म कर देता है कि जो हवा का प्रतिरोध है वो नगण्य है, वरना अगर ये भी होता तो ये भी काउंटेबल होता है, इसको भी काउंट करना पड़ता है कि भाई कितना लग रहा है, लेकिन हवा जो है उसके प्रतिरोध, जब भी आप सवाल पढ़ते फिजिक्स में याद होगा 11th में जब पढ़ते थे तो सबसे पहले ही वो कह देते थे कि हवा का जो प्रतिरोध है वो जो है वो नगण्य है, उसको काउंट मत करिएगा, इसलिए वो नगण्य हो जाता है। उस वजह से छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पे वो नियम हट गया, यहाँ पे सिर्फ साधारण नियम जो है वो काम कर रहा है। फिर मिट्टी को तो आप नगण्य नहीं मान सकते, ऑब्वियसली बात है, हवा तो हवा इम्पैक्ट डालती है लेकिन इतना मामूली इम्पैक्ट डालती है कि वो नगण्य माना जा सकता है। लेकिन अब आज पानी के इम्पैक्ट को या मिट्टी के इम्पैक्ट को तो आप कम नहीं कह सकते कि वो कम है, वो तो अच्छा खासा इम्पैक्ट है। अगर एक मिट्टी में कोई चीज आती है, हवा है, हवा में आप आर पार कर जाते हैं, कोई जोर नहीं आता, लेकिन अगर सोचो मिट्टी को पार करना हो तो, पानी को पार करना हो तो फिर प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, एम किलोग्राम द्रव्यमान, एम किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड, एम किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर एन न्यूटन का अचर बल क्रियाशील है। इस बल के अधीन यह पिंड टी समय में विराम अवस्था से, विराम अवस्था मतलब शुरुआत में विराम अवस्था में टी समय लेता है, टी समय में विराम अवस्था से दूरी चलता है वाई मीटर और अपना वेग v बना लेता है। तो बताओ निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, इनमें से सही कौन सा है। तो एन आपको दिया हुआ है ना, दूरी आपको दी हुई है, टी आपको दिया हुआ है, v आपको दिया है, प्रारंभिक वेग आपको दिया है, तो मोटा मोटी सब कुछ ही दिया है। ये वाला लगा देते हैं, पहले वाला v बराबर u प्लस 80, v का मान v है, प्रारंभिक वेग 0 है, a हमें निकालना है और ये t हो गया, तो v a बराबर आ गया v बटा टी, ये a का मान आ गया। ठीक है, दूसरा हम यहां से भी निकाल सकते थे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v का मान v है, प्रारंभिक वेग 0 है, 2a, s का मान y दिया गया, तो यहां से a बराबर आ जाएगा v स्क्वायर बटा 2y। तो त्वरण का मान दोनों से निकाल लिया, एक त्वरण का मान क्वेश्चन से भी निकल सकता है। क्वेश्चन ने कहा है कि बल n है और द्रव्यमान m है, तो यहां से भी आपका त्वरण आ जाएगा a बराबर n बटा m। तो आज तो त्वरण ही त्वरण आ रहा है, तीनों ही त्वरण है, किसी भी दो को बराबर कर लो, लेकिन देख कौन सा आंसर आएगा उस हिसाब से बराबर करते हैं। पहले इन दो को बराबर कर लेते हैं, n बटा कौन है m, इसको ले आओ और इसको ले आओ, n बटा m बराबर v स्क्वायर बटा 2y, वज्र गुणा कर दो, इन सबको इधर ले आओ,
y बराबर mv² बटा 2 है आंसर। इससे भी आ सकता था लेकिन ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा क्योंकि सारे ऑप्शन में y आ रहा है, सारे ऑप्शन में ही y आ रहा है, इसलिए एक y वाला ले लिया और एक वो ले लिया, है ना। सभी ऑप्शन में y आ रहा था तो फिर y को देखते हुए तो हमने एक तो y वाला ले लिया और एक वो a वाला ले लिया, ठीक है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, एक 70 किलोग्राम का एक मनुष्य एक लिफ्ट में खड़ा है, एक 70 किलो का व्यक्ति है जो एक लिफ्ट में खड़ा है जो गुरुत्व त्वरण के आधे त्वरण से ऊपर जा रही है। अब देखो ऊर्ध्वाधर गति शुरू हो गई, अब लिफ्ट ऊपर जा रही है, फर्श की प्रतिक्रियाओं के अंतर क्या होगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ती है। लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ रही है तो प्रतिक्रिया में अंतर कितना होगा। तो इसे ध्यान से समझना, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से सुनना, बैलेंस को समझना। लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, कितने त्वरण से जा रही है, गुरुत्व त्वरण के आधे त्वरण से, यानी लिफ्ट का जो त्वरण ए है वो g बटा 2 है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है g बटा 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा जो कि कहा है कि 70 किलो का व्यक्ति है, ये 70 किलो का व्यक्ति है जो यहाँ खड़ा है। अब खड़ा है तो इसका भार नीचे की तरफ होगा, इसका भार यानी mg, mg नीचे की तरफ जाएगा, mg नीचे की तरफ जाएगा और इसकी प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ जाएगी, प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर 3 बल टोटल लगेंगे, 3 बल, एक तो प्रतिक्रिया, एक mg जो उसका भार है वो नीचे की तरफ, प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ, और जो लिफ्ट है, लिफ्ट की जो गति है, लिफ्ट में त्वरण है, त्वरण है मतलब लिफ्ट का भी एक बल है, लिफ्ट में त्वरण है, त्वरण है मतलब लिफ्ट में भी एक बल है, तो इस व्यक्ति पर एक लिफ्ट वाला बल और महसूस होगा, इसे लिफ्ट वाला और एक महसूस होगा, वो होगा ma, ma, ये टोटल 3 वो महसूस करेगा, ठीक है, r, ma और mg। क्लियर हुआ ये बात, सही है, क्लियर है ये बात। इसमें कंफ्यूजन है आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन है, चलो इसे ऐसे समझो, अगर कभी लिफ्ट में खड़े हुए हो तो जब लिफ्ट नहीं चल रही होती, जब लिफ्ट नहीं चल रही होती, गौर करिएगा, जब लिफ्ट नहीं चल रही होती, अगर थोड़ा सा धीमा होके जब आप लिफ्ट में खड़े हो, कभी भी खड़े हो, तो एक सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए देखिएगा, जब लिफ्ट नहीं चल रही है आप एकदम नॉर्मल है, जैसे लिफ्ट चलने लगती है आप एक एक्स्ट्रा फोर्स महसूस करते हैं, एक एक्स्ट्रा बल और महसूस कर रहे हैं जो पहले महसूस नहीं कर रहे थे। जब तक लिफ्ट नहीं चल रही थी तब तक आप एक एक्स्ट्रा वजन महसूस नहीं कर रहे थे, तब तक आपको अपना जो खुद का वजन है जो रोज महसूस करते उतना ही नजर आ रहा था, उससे ज्यादा नहीं था। जैसे लिफ्ट ऊपर की ओर जाने लगी आप में हल्का सा भारीपन आने लगा, आपको लगा कि कुछ भारी हो गया, कुछ बढ़ गए, कुछ एक्स्ट्रा हो गए, कुछ एक्स्ट्रा हो गए। क्लियर हुआ कि कुछ ऐसा है जो पहले नहीं था, लिफ्ट के चलने की वजह से मेरे अंदर आया है, लिफ्ट में चलने की वजह से मेरे अंदर आया है, सही है। अच्छा, प्रतिक्रिया किधर, अब इनमें से आर और एम जी को देखो पहले, हमेशा यहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है, अच्छे से समझ लेना इस बात को। आर और एम जी में से, इनमें से आर एम जी विपरीत दिशा में, आर इधर जाएगा, एम जी इधर जाएगा। आर जो होगा, वस्तु ऊपर जा रही है, वस्तु ऊपर जा रही है, इसका मतलब आर बड़ा है एम जी छोटा है, आर बड़ा है
mg छोटा है, क्योंकि व्यक्ति ऊपर जा रहा है, व्यक्ति ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है प्रतिक्रिया ज्यादा है और भार mg कम है, और दोनों में अंतर है। लेकिन दोनों में अंतर तो नहीं आ सकता, दोनों में अंतर तो नहीं आ सकता, क्योंकि न्यूटन का नियम कहता है कि दोनों में अंतर आ नहीं सकता। हाँ, नहीं आ सकता। ये अंतर किसके बराबर है? जो लिफ्ट के द्वारा बल लगाया गया उसके बराबर है। R माइनस एम जी बराबर है। थोड़ा धीरे से इसको समझो कि क्या कहना चाहता हूं। होता क्या है, जब आप लिफ्ट में खड़े हैं, R बराबर एम जी है, R बराबर अभी एम जी है, ठीक है। R और एम जी के बीच का डिफरेंस 0 है। R और एम जी, R माइनस एम जी बराबर 0 है, क्योंकि R बराबर एम जी है, तो R माइनस एम जी बराबर 0 है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट चलना शुरू करेगी, लिफ्ट जैसे ही शुरू करेगी अपनी गति को शुरू करते ही आपको वजन महसूस होगा, प्रतिक्रिया बढ़ेगी, प्रतिक्रिया बढ़ेगी। अब प्रतिक्रिया बढ़ेगी यानी आर और एमजी के बीच का गैप चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, क्यों आया ये? लिफ्ट की वजह से आया है। लिफ्ट रुक जाओ, वापस खत्म हो जाएगा। यानी लिफ्ट ने जो एक्स्ट्रा फोर्स पैदा की है, अब वो आर माइनस एमजी में आ गया। आर और एमजी के बीच का जो अंतर पैदा हुआ है वो एम में, तो आर माइनस एमजी बराबर एम में, और आर बराबर हो गया आपका एम जी प्लस एम में, और आर बराबर हो गया एम ए प्लस जी। अब इतनी प्रतिक्रिया वो महसूस करेगा, इतनी प्रतिक्रिया। इसके हिसाब से आर का मान कितना है, एम का मान है 70 किलो का ना, 70 है। ए का मान जी बटा 2 है, ये जी है, ये 3g बटा 2 हो गया, एक 105 जी। जी का मतलब ग्रेविटी। इसका मतलब है कि 105 किलोग्राम भार के बराबर का ये बल महसूस करेगा। यानी उसे लगेगा कि वो 105 किलो का हो गया। अब उसे लगेगा कि वो 105 किलो का हो गया। जो 70 किलो का व्यक्ति है, उसे ऐसे लगेगा कि वो 105 किलो का हो गया। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो 70 किलो के एग्जांपल इसके हिसाब से अगर चलती है लिफ्ट, तो 70 किलो के उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि वो 105 किलो का हो गया। उसे ऐसे महसूस हो रहा है कि वो 105 किलो का हो गया। है वो 70 किलो ही, है वो 70 किलो भी। अगर अगर आप उसके लिफ्ट के और उसके बीच में मशीन रख दो, तो अब उसका वजन आने लग जाएगा 105, है ना। अगर आप में से कोई मोटा होना चाहता है, अपना वजन बढ़ाना चाहता है, तो आप लिफ्ट में अपनी मशीन ले जाया करो, और लिफ्ट और अपने पैरों के बीच में मशीन को रख लो, और फिर लिफ्ट को चलने दो। आपका जो भी वजन होगा वो बिना खाए पिए वजन आपका बढ़ जाएगा। यानी अगर आज आप 40 के हैं, तो तकरीबन तक लिफ्ट की स्पीड वैसे इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ज्यादा दिखाया हुआ है, इतना तो होता ही नहीं लिफ्ट की। लेकिन अगर थोड़ा बहुत 10 किलो का भी डिफरेंस आ जाएगा, तो भी आप 40 किलो से 50 किलो के हो जाओगे, 40 से 50 के हो जाओगे। अगर यही लिफ्ट नीचे की तरफ आए, जी का कुछ नहीं किया, जी से गुणा करने पर किलोग्राम भार के बराबर है। वैसे तो न्यूटन में चेंज करोगे तो जी का मान 9.8 रख दो, जी का मान 9.8 रख दो, ये न्यूटन में आ जाएगा, ये आंसर न्यूटन में आ जाएगा। लेकिन अगर किलोग्राम भार के हिसाब से बात करें तो 105 किलोग्राम भार, है ना। एक अगर जी के साथ जो गुणा होता है, इसके मात्रम को किलोग्राम भार कहते हैं। 105 किलोग्राम भार के बराबर, जो मैंने शुरुआत में समझाया था, किलोग्राम भार, किलोग्राम भार। 10g का मतलब 10 किलोग्राम भार। अगर 10g लिखा हुआ है, 10g का मतलब है 10 किलोग्राम भार के बराबर का बल। इसको न्यूटन में भी बदल सकते हो, जी का मान रख दो 9.8, जी का मान 9.8 रख दो, तो ये न्यूटन में आ जाएगा। और अगर इसे आप डाइन में बदलना चाहते हैं, तो 10 की पावर 5 साथ में 9.8 गुणा 10 की पावर 5 रख दो, ये आपका डाइन में आ जाएगा। और अगर आप इसे किलोग्राम भार में बोलना चाहें, तो आप बोल सकते हैं 10 किलोग्राम भार का जो वेट होता है, उतना वेट इसका, उतने के बराबर का बल यहाँ लग रहा है। तो यहाँ 105 किलोग्राम के बराबर का वजन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये व्यक्ति अपने आप को 105 किलोग्राम का महसूस करेगा। और अगर यही लिफ्ट नीचे आ रही होती, अगर यही लिफ्ट नीचे आ रही होती, तो आपको हल्कापन महसूस होता है। जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है, तो आपको हल्कापन महसूस होता है, आपको लगता है कि आप हल्के हो गए हैं, आपका वजन जो है वो अब कम हो गया। तो वो इसलिए होता है
जब लिफ्ट नीचे आती है, दोनों स्थिति को अच्छे से समझना, जब लिफ्ट नीचे आती है, यही व्यक्ति है, अब लिफ्ट में बैठा है, सेम वही है, वही परिस्थितियां हैं, लेकिन इस बार जो लिफ्ट है वो नीचे आ रही है, तो अब क्या होगा, mg नीचे की तरफ है जो पहले भी लग रहा था, r ऊपर की तरफ है जो पहले लग रहा था, इस बार आपका जो ma है वो नीचे की तरफ है, ma नीचे की तरफ है, इसका मतलब है mg माइनस आर होगा, क्योंकि mg बड़ा है r छोटा है, तो इस बार आपका mg माइनस आर होगा, mg माइनस आर बराबर ma। अब r माइनस mg नहीं है, अब mg माइनस आर है, अब आप उधर जा रहे हैं जिधर आपका वजन जा रहा है, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है ना, मतलब mg की तरफ जा रहे हैं आप, तो इस बार mg आपका ज्यादा है और r जो है वो माइनस का है, क्योंकि इस बार ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया, क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुई, तो ये प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ, तो mg माइनस आर बराबर ma, और यहां से आप r निकालोगे तो ये हो जाएगा mg माइनस ma बराबर r, और m बराबर हो जाएगा g माइनस a बराबर r। अब a का मान g/2 है, यहाँ g/2 रख दें तो m गुणा g/2 बराबर r, a का मान g/2 रखने पर, m का मान 70 था, 70 रखने पर ये 35 g आ गया, यानी वही व्यक्ति अब अपने आप को महसूस करेगा 35 किलो के बराबर का, 70 किलो के व्यक्ति को लगेगा कि 35 का हो गया, उसके घुटनों का दर्द चला जाएगा कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए उसके घुटने जो है वो आराम फील करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे उसका वजन जो है कम हो गया और घुटने का दर्द उसका था ही नहीं। तो इसका मतलब जो हम देखते हैं कि भार जो है वो मैनिपुलेटिव है, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं लिफ्ट में जाके, लिफ्ट में अगर ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, इससे आप अपना वजन कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, पतला होना चाहें तो आप हो सकते हैं, हाँ, पतला होने की निंजा टेक्निक लिफ्ट में जाके अपने वजन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो लिफ्ट बड़ा ही कमाल का एग्जाम्पल है इस बात का कि कैसे ये मैनिपुलेट होता है, क्योंकि मैंने पहले समझाया था कि जो आपकी मशीन है वो आपके वजन को नापती नहीं है, वो प्रतिक्रिया को नापती है, आप स्थिर चीज पे नापते हैं इसलिए वो आपको बराबर दिखा देती है, तो आर बराबर mg हो जाता है, लेकिन इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप लिफ्ट में ले जाएंगे तो ये मैनिपुलेट हो जाएगा, क्योंकि अभी भी लिफ्ट वही है, लिफ्ट प्रतिक्रिया नाप रही है। a बराबर g/2, a का मान रख दिया g/2, सेम चीज को दो बार दोहराया, तो याद रखिएगा, दोनों फॉर्मूलों को याद रखिएगा, जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो हमेशा याद रखिएगा आपका वजन बढ़ जाता है, आप बढ़ा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, जब आप नीचे आते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया घट जाती है, तो आप हल्का महसूस करते हैं, और आपका जो शरीर होता है वो प्रतिक्रिया को काउंट करता है ना, ये सिर्फ वेटिंग मशीन की बात नहीं है, ये हमारे शरीर की बनावट भी है, हमारा शरीर भी हमारे वजन को, हमारा शरीर हमारे वजन को महसूस नहीं करता, वो हमारी प्रतिक्रिया को महसूस करता है, हमारा शरीर हमारे वजन को, हमारा वजन हमारे शरीर नहीं नापता, वो जो जमीन से जो प्रतिक्रिया आती है हम उसको है वो बराबर है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि भाई संतुलन है, इसका मतलब दोनों बराबर है, बराबर होने की वजह से आप मान लीजिए तो जमीन पे चल रहे हैं और एक जमीन पे कूदते हुए चल रहे हैं, कब आपको ज्यादा जोर आएगा, कब आपको ज्यादा जोर आएगा, ऑब्वियसली बात है कूदते हुए आएगा, कूदते हुए ज्यादा जोर क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रतिक्रिया आपका शरीर जो महसूस करता है अपने ऊपर, वो प्रतिक्रिया होती है। तो ऐसे अगर हम यहाँ से उठ के चांद पे चले जाएं, जितने भी लोगों को घुटनों का दर्द है, जितने भी लोगों को घुटनों का दर्द है, अगर उनको यहाँ से उठाकर चांद पे छोड़ दिया जाए, कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, बहुत आराम से वो वहां रह सकते हैं, तो घुटनों का दर्द है जब तक वो पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर है तो उनकी प्रतिक्रिया, उनका जो 70 किलो या 80 किलो का वजन है ना, वो 1/6 हो जाएगा उनका, प्रतिक्रिया कम होने की वजह से 1/6 हो जाएगा, यानी कोई 90 किलो का है तो वहां पे वो सिर्फ 15 किलो का रहेगा, सिर्फ 15 किलो का रहेगा, तो काहे के घुटनों का दर्द, तो घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा, उसको सब चले जाएंगे, लेकिन बस वही है कि वो चांद पे रहे, वापस पृथ्वी पर नहीं आए, क्योंकि अगर वापस पृथ्वी पे आ गया तो खड़ा रहना ही मुश्किल हो जाएगा, चांद पे जब तक रहेगा मौज करेगा, चांद पे जितने दिन रहेगा मौज करेगा, लेकिन ये सुनिश्चित
करना होगा कि वो चांद से वापस कभी पृथ्वी पर नहीं आए, क्योंकि अब पृथ्वी उसका घर नहीं रहा। अब अगर पृथ्वी पर दोबारा आया तो सीधा हॉस्पिटल जाएगा। है ना? तो कितनी कमाल की चीज है। कितना टाइम क्लास हो गई क्या? तो कितना कमाल है ना भाई। घुटनों का दर्द कैसे ठीक किया जा सकता है? कम ग्रेविटी में ले जाओ, क्योंकि ग्रेविटी तो परेशान कर रही है। हमें वजन से क्या परेशान है? अगर मैं 80 किलो का हूँ तो मुझे मेरे वजन थोड़ी परेशान कर रहा है, मुझे जो परेशान कर रहा है वो प्रतिक्रिया परेशान कर रही है। मुझे मेरा वजन परेशान नहीं करता, मेरा वजन तो पृथ्वी को परेशान कर रहा है। मेरा वजन तो पृथ्वी को परेशान कर रहा है। मुझे जो पृथ्वी की प्रतिक्रिया है वो मुझे परेशान कर रही है। तो इसे आइडिया से समझना कि मेरे वजन को जो झेल रहा है वो पृथ्वी है। मेरे वजन जितना भी बढ़ेगा वो पृथ्वी को भारी है। बस वो पृथ्वी की जो अपोजिट प्रतिक्रिया है वो मुझ पे भारी है, और वो बराबर है। इसलिए अगर यहाँ से मैं किसी और ग्रह पे चला जाता हूँ जिसकी ग्रेविटी कम है, तो वो बराबर होके फिर मेरा कम हो जाएगा। फिर मुझे लगेगा कि क्यों मैं पृथ्वी को कम परेशान कर रहा हूँ, तो वो भी मुझे कम परेशान कर रही है। तो सीधा सीधा कम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, कल इसको और करेंगे और समझेंगे और सवाल दोहराएंगे इसके ऊपर, क्योंकि अभी बहुत है इस पे डले हुए ना। हाँ, बहुत सारे और हैं, इस पे कल और बात करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे दोबारा शाम को। यूट्यूब पे मिलते हैं रात को 8 बजे। हाँ हाँ, कल टाइम चेंज है। अच्छा, कल टाइम चेंज है कल। अरे यार, क्या फुर्सत ही नहीं मिलती यार, परेशान हो जाता, टाइम ही नहीं मिलता। पता ही नहीं चलता कि सारा दिन ये डालो, वो पीपीटी निकालो, और वो कट करो, और वो क्वेश्चन कराओ। इतने में क्लास का टाइम, अभी ये क्लास खत्म हुई, इतने यूट्यूब वाली क्लास शुरू हो जाएगी। हाँ, कल सुबह 7:30 बजे और 10:30 बजे। 7:30 और 10:30। हाँ, अभी मैं डलवा दूंगा अभी मैसेज। 7:30 और 10, कल से टाइम चेंज। बढ़िया कि तुमने याद दिला दिया। हाँ, थैंक यू योगेश। चलो मिलते हैं आपसे शाम को, रात को 8 बजे फिर से।